एवरीवन, वेलकम टू आइल्स विद आम के चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी राइटिंग टास्क 2 के स्ट्रक्चर्स, थीसिस लाइन एज वेल एज कनेक्टर्स, क्योंकि ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक पैरा अमाउंट रोल प्ले करती है हमारी राइटिंग टास्क 2 में। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप राइटिंग में अच्छे बैंड स्कोर को गेट कर पाओ। ठीक है, सो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर तो कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बोथ व्यू का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कि जो बोथ व्यू का ऐसे है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आती है हमारी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट होता है हमारा रीफ्रेज और दूसरी होती है हमारी थीसिस। अब रीफ्रेज क्या होता है? रीफ्रेज मतलब पैराफ्रेज करनी होती है हमने स्टेटमेंट किसका यूज़ करके, वोकैबुलरी और सेंटेंसेस का। मीन्स हमने जो स्टेटमेंट गिवन होती है उसको हमने चेंज करना होता है। किसकी हेल्प से? वोकैबुलरी और सेंटेंसेस की हेल्प से हमने उस स्टेटमेंट को चेंज करना होता है। और थीसिस लाइन हर एक ऐसे की अपनी अपनी होती है। सो आप लोगों ने क्या करना है, इन थीसिस लाइन को आपने राइट डाउन कर लेना है नोटबुक के ऊपर। जब कभी भी आप एसेस को राइट करोगे आपने इनका यूज़ करना है। इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो जो बोथ व्यू की थीसिस लाइन होगी वो क्या है? दिस essay will expound both the views along with my perspective। कि ये जो ऐसे है ये एक्सपाउंड करेगा, मीन्स एक्सप्लेन करेगा दोनों व्यूज़ को और साथ में साथ मेरा पर्सपेक्टिव भी। क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा होता है कि आपने दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन भी देना है। सो मैंने वही बोला कि ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा दोनों व्यूज़ को और साथ में साथ मेरा पर्सपेक्टिव भी। पर्सपेक्टिव क्या होता है? ओपिनियन। ओके, सो पहले तो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि बोथ व्यू का क्वेश्चन हमें वो कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सम पीपल से दैट फैशन इफेक्ट आर लाइफ इन ए नेगेटिव वे। कुछ लोग बोलते हैं कि जो फैशन है उसका बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ के ऊपर, और अदर सोचते हैं कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि फ़ैशन अच्छा नहीं है और कुछ सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है फ़ैशन। ठीक है, इतनी जो स्टेटमेंट होती है इसको हमने करना होता है रीफ्रेज। मीन्स इसको हमने चेंज करना होता है वोकैबुलरी और सेंटेंसेस की हेल्प से। जैसे आप सम की जगह फ्यू लिख सकते हो, पीपल की जगह इंडिविजुअल। ये होती है हमारी रीफ्रेज। और थीसिस किसकी बनती है? ये जो हमें बोला होता है उन्होंने, डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, इसकी थीसिस लाइन बनती है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 की। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, रिजल्ट। ये 4 चीज़ें आती हैं, सभी को पता है ये 4 चीज़ें आती हैं, लेकिन इनका मीनिंग क्लियर नहीं है। सो सबसे पहले मैं बताती हूँ। जो बॉडी पैराग्राफ 1 होगा इसमें आपने पहली स्टेटमेंट को बताना है। पहली स्टेटमेंट क्या थी हमें क्वेश्चन में? कि जो फैशन है वो बहुत ही ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट डाल रहा है हमारी लाइफ के ऊपर। ठीक है, जो फैशन के डीमेरिट्स हैं उसको आपने इस बीपी में डिस्क्राइब करना है। और दूसरे बीपी में आपने क्या बताना है? फैशन की एडवांटेजेस। ठीक है, क्योंकि पहले उन्होंने बोला था कि फैशन अच्छा नहीं है, तो फैशन की नेगेटिव बीपी 1 में आएगी और फैशन का पॉजिटिव बीपी 2 में आएगा। ठीक है, अब टास्क स्टेटमेंट क्या होती है? टास्क स्टेटमेंट होता है रीज़न। रीज़न देना है आप लोगों ने। अगर आप लोग कहते हो कि फैशन अच्छा नहीं है तो आपने बताना है क्यों नहीं अच्छा है फैशन, क्यों ये हमारी लाइफ के ऊपर बैड इफ़ेक्ट डाल रहा है। आपने क्या बोल दिया कि फ़ैशन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो जाती है, वो
ख़राब हो जाती है। जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो हमारा मेन पॉइंट हो गया, मैंने रीज़न दे दिया, फैशन की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है। अब मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे वो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है। आप बोल सकते हो कि आजकल लोग फैशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही हैं ब्रांडेड क्लोथ्स के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं। ये मैंने बता दिया कि कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आएगी एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने इंटरनेशनल लेवल की ही ऐड करनी है, लोकल लेवल की जो एग्ज़ाम्पल है वो नहीं होनी चाहिए। लास्ट में आपने सम अप करना है। कैसे सम अप करोगे? आपने बोलना है कि जो फैशन है वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए बोन का काम नहीं करता है। ये हो गया हमारा रिजल्ट। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने कैसे इसको बोला है। अब हम BP2 की बात करते हैं। इसमें हमने सेकंड व्यू देना है। जो हमें बोला था कि फैशन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करता है, ठीक है। तो टास्क स्टेटमेंट में आपने रीज़न बताना है कि वो कैसे एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर आपने उस रीज़न को एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने आपको BP1 में कर बताया कि ऐसे एक्सप्लेन करना है, सेम वैसे ही आपने इसमें एक्सप्लेन कर देना है। फिर आप लोगों ने एग्जाम्पल को ऐड कर देना है और लास्ट में जो आइडिया होता है, जो आपका मेन पॉइंट होता है, उसका सम अप आपने करना है। जैसे यहाँ पे मैंने बात फाइनेंशियल कंडीशन की थी और यहाँ पर भी मैंने यही बोला था कि जो फैशन है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। सो ये होता है हमारा BP1 एंड BP2। अब हम बात करते हैं कंक्लूज़न की। कंक्लूज़न को हम कैसे लिख सकते हैं? कंक्लूज़न पर जाने से पहले आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या सोचते हो, फैशन अच्छा है या फिर नहीं अच्छा है, ठीक है। अब मैं इस टॉपिक पर बोलूँगी कि फ़ैशन अच्छा है, ठीक है। तो मैं BP2 की साइड में हूँ कि फ़ैशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसको हमने कंक्लूज़न में कहाँ पे लिखना है? जिस चीज़ के साथ आप लोग सहमत तो मीन्स अग्री हो कि ये चीज़ सही है, कि फ़ैशन अच्छा है, उसको आपने कहाँ पे लिखना है? उसको आपने बाद में लिखना है। पहले वो वाला BP लिखना है आपने जिसके साथ आप सहमत नहीं हो, जो आपको लगता है कि ये बात सही नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला मुझे लगता है कि फ़ैशन अच्छा है, तो मैंने उसकी बात बाद में लिखी है, ठीक है। और जो बात से मैं एग्री नहीं हूँ तो वो मैंने पहले लिखी है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि फैशन पॉजिटिव रोल प्ले करता है, तो पॉजिटिव की बात बाद में आ गई और नेगेटिव की बात पहले आ गई। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर होगा आपको कि कैसे लिखना है। जो चीज़ आप सोचते हो कि ये अच्छी है उसको आपने बाद में लिखना है। तो ओपिनियन भी आपने उसी के साथ देना है जिसके साथ आप लोग अग्री हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि फैशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मैं इसको कैसे बोलूँगी आप देखो कि आई बिलीव दैट, ठीक है, आई बिलीव दैट, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 2 का जो रीज़न आपने बताया कि इस वजह से ये अच्छा है, जैसे आप बोल सकते हो कि फैशन की वजह से हमारी पर्सनालिटी एनहांस होती है, तो आप लोगों ने क्या बोलना है? आई कंसीडर दैट या फिर आई बिलीव दैट। तो आप लोगों ने क्या करना है? पर्सनालिटी की बात फिर ऐड करनी है। किसके साथ? आई बिलीव दैट आपने पहले लिखना है, फिर उसके बाद आपने बोल देना है कि इसकी वजह से क्या होता है, जो पर्सनालिटी है वो इन्हांस होती है। पहले बात आ जाएगी फिर किसकी? फाइनेंशियल कंडीशन की, और बाद में आएगी पर्सनालिटी की बात, ठीक है। क्योंकि हम पॉजिटिव वाली साइड थे तो इसीलिए इसको मैंने बाद में लिखा है। आपने जस्ट यही माइंड में रखना है, अगर आप लोग जिस भी स्टेटमेंट से अग्री होंगे, ठीक है, या फिर वो कोई भी ऐसे हो, ठीक है, तो
वो बात आपने कहाँ पे लिखनी है, बाद में लिखनी है, जिसको आप सही मानते हो। एक और एग्जांपल के साथ बताती हूँ। अगर आपको लगता है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो स्पेंडिंग है मैरिजेस के ऊपर वो अच्छी है, और कुछ बोलती हैं कि नहीं अच्छी है। ठीक है, अगर आप लोग उस साइड हो कि स्पेंडिंग करना पॉजिटिव बात है, ठीक है, अगर आप इससे अग्री करते हो, तो ये पॉजिटिव की बात कहाँ पे आएगी, बाद में आएगी, और नेगेटिव की बात पहले आ जाएगी। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि स्पेंडिंग करना नेगेटिव बात है मैरिजेस के ऊपर, तो नेगेटिव की बात बाद में आएगी और पॉजिटिव की बात पहले आ जाएगी। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इसको लिखना है। ठीक है, जस्ट आई बिलीव आपने यूज़ करना है ओपिनियन के लिए, इसके लिए आपने सेपरेट बॉडी पैराग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की। सो डायरेक्ट क्वेश्चन में हमें सेम वही चीज़ें आएंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में रीफ्रेज एंड देन थीसिस लाइन। ठीक है, रीफ्रेज मैंने आपको बोल दिया कि कैसे करना है, पैराफ्रेज करनी होती है स्टेटमेंट को। थीसिस लाइन आप नोट कर सकते हो, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट द रीज़न बिहाइंड दिस नोशन, कि ये जो ऐसे है एक्सप्लेन करेगा कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं। ये होगी हमारी थीसिस लाइन। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ डायरेक्ट ऐसे का क्वेश्चन। ठीक है, कि डायरेक्ट क्वेश्चन वो कैसे हमसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर। कि कुछ लोग सोचते हैं कि मनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, आप क्या सोचते हो कि पर्सन हैप्पी रह सकते हैं, कि अगर उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो लोग हैप्पी रह सकते हैं? कौन कौन से अदर फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं कहाँ पे, हैप्पीनेस के लिए? ठीक है, उन्होंने इस क्वेश्चन में कोई बात अग्री डिसअग्री बोथ व्यू एक्सटेंट आउटवे, ठीक है, कोई भी नहीं हुई है, जस्ट आपसे पूछा है डू यू थिंक। जिस टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा हो और कोई भी बात अग्री डिसअग्री प्रॉब्लम सल्यूशन किसी की भी नहीं हुई हो, इट मीन्स कि वो क्वेश्चन कौन सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम BP1 पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो BP1 में टास्क स्टेटमेंट आएगी, एक्सप्लेन आएगा, देन एग्जाम्पल आएगी। आपने रीज़न देना है। ठीक है, सबसे पहले टास्क स्टेटमेंट में आपने रीज़न देना है कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग हैप्पी रह सकते हैं। आप बोल सकते हो कि फैमिली की वजह से वो हैप्पी रह सकते हैं। फिर आपने एक्सप्लेन करना कि कैसे फैमिली की वजह से वो हैप्पी रह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर पर्सन के पास मनी है लेकिन उसके पास फैमिली मेम्बर्स ही नहीं है, तो फिर वो लोनलीनेस फील करेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि उस मनी का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर उसके पास फैमिली मेम्बर्स ही नहीं है। ठीक है, सो आप ऐसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आपने एग्जाम्पल देनी है जो कि इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। फिर आपने रिजल्ट निकाल देना है। ठीक है, फिर बॉडी पैराग्राफ 2 में आपने सेकंड रीज़न देना है कि और क्या रीज़न है जिसकी वजह से लोग हैप्पी रह सकते हैं। उस रीज़न को आपने डिफ़ाइन करना है, फिर आपने उस रीज़न को एक्सप्लेन करना है, दैन एग्ज़ाम्पल देनी है जो कि इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए, फिर आपने रिज़ल्ट निकाल देना है। ठीक है, कंक्लूज़न में आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो आपने मेन पॉइंट मीन्स जो आपने रीज़न दिया है BP1 में और BP2 में जो आपने रीज़न दिया है, जैसे BP1 में हम देख रहे हैं फैमिली की बात, तो डायरेक्ट आपने फैमिली की बात यहाँ पे कर देनी है, और जो आप सेकंड रीज़न लिखोगे वो भी डायरेक्ट आपने उठा के लिख देना है। सिंपल है इसकी कंक्लूज़न, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं शॉर्ट में आपको यही बात कहना चाहती हूँ कि जो आपने मेन पॉइंट लिखे होंगे BP1 और BP2 में, उसको उठाकर जस्ट आपने कंक्लूज़न में डाल देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो है हमारी प्रॉब्लम सल्यूशन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉब्लम सल्यूशन में भी सेम आएगा। इंट्रोडक्शन में क्या आएगी, रीफ्रेज एंड थीसिस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आएंगी। थीसिस आप राइट डाउन कर सकते हो, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट नॉट ओनली हैजल्स बट ऑल्सो डिसेंट सल्यूशन टू मिटिगेट फ्रॉम दिस, कि ये जो ऐसे है वो एक्सप्लेन करेगा हैजल्स को भी, हैजल्स मीन्स प्रॉब्लम्स को भी,
और सल्यूशन भी बताएगा कि हम इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, मीन्स कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो सल्यूशन भी ये ऐसे आपको बताएगा, क्योंकि हम प्रॉब्लम सल्यूशन की बात कर रहे हैं, सो प्रॉब्लम की भी बात कर दी थीसिस में और सल्यूशन की भी बात कर दी। ओके, अब हम BP1 देखते हैं। जैसे आप क्वेश्चन मान सकते हो कि अगर मैरिजेस के ऊपर स्पेंड करते हैं लोग, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आपने BP1 में रीज़न देना है कि कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। आप कह सकते हो कि अगर लोग मैरिजेस के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़राब हो जाएगी। फिर आप एक्सप्लेन करोगे कि कैसे होगी। आप कह सकते हो कि काफ़ी सारे मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनको लोन लेना पड़ता है मैरिजेस के ऊपर स्पेंड करने के लिए, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती रहती है। ठीक है, ये आपने बता दी, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। फिर आपने एग्जाम्पल को ऐड करना है जो कि इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। देन प्रॉब्लम सल्यूशन में हम रिजल्ट नहीं लिखते, सल्यूशन बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए मैरिजेस के ऊपर स्पेंडिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, कि कितनी अमाउंट हम स्पेंड कर सकते हैं मैरिजेस के ऊपर, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपने BP1 को लिख लेना है। देन BP2 में आपने टास्क स्टेटमेंट में सेकेंड प्रॉब्लम बतानी है कि और क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम लोग मैरिजेस के ऊपर ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करते हैं। फिर आपने उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, देन आपने एग्जाम्पल को ऐड करना है, देन उसके बाद आपने सल्यूशन देना है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूज़न की। तो कंक्लूज़न में आपने एक बात को ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपने दोनों के मेन पॉइंट को उठाना है, मींस जो आपने प्रॉब्लम BP1 में बताई है और BP2 में बताई है। जैसे यहाँ पे हम बता के आएंगे फाइनेंशियल कंडीशन की, और जहाँ पे आप जो भी सेकंड बताओगे वो उसको उठाकर आपने सबसे पहले लिख देना है। फिर उसके बाद BP1 का सल्यूशन एंड BP2 का सल्यूशन दोनों लिख लेने हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि मैरिजेस के ऊपर स्पेंड करने की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होते हैं। ये हमारे दोनों हो गए टास्क स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आप बोल सकते हो कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही सॉल्व की जाती हैं। सो दैट्स द मेन रीज़न आई यूज़ गवर्नमेंट वर्ड हियर। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पहली प्रॉब्लम जो आपने BP1 में बताई है उसको, और जो सेकंड प्रॉब्लम आपने BP2 में बताई है उसको लिख देना है। फिर उसके बाद आपने BP1 एंड BP2 के सल्यूशन लिखने हैं। इसका सैम्पल आंसर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। अगर आप उसको देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि कैसे हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, BPs को लिखेंगे और कंक्लूज़न को लिखेंगे। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। इसमें भी आपको पता है कि सेम बात आएगी। ठीक है, सबसे पहले रीफ्रेज एंड थीसिस। थीसिस आप राइट डाउन कर सकते हो, दिस ऐसे विल एक्सपाउंड, ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा, इट इज़ कंस्ट्रक्टिव। अगर आप सोचते हो कि जो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है वो पॉजिटिव है तो आपने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। अगर आप सोचते हो कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो रॉन्ग है, ठीक है, तो आपने क्या बोलना है कि ये एक डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है। नेगेटिव के लिए डिस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव के लिए कंस्ट्रक्टिव। ओके, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। यहाँ पे है, nowadays more and more people are choosing socialize online rather than face to face। मीन्स कि आजकल जो लोग हैं वो फेस टू फेस नहीं मिलते हैं, ऑनलाइन ही मिलते हैं। आप क्या सोचते हो, ये एक पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? मीन्स आप क्या सोचते हो कि हमें ऑनलाइन मिलना चाहिए, वो एक अच्छी बात है या फिर बुरी बात है? ठीक है, सो इतनी जो स्टेटमेंट होती है इसको आपने रीफ्रेज करना होता है। ये जो आपसे पूछा होता है कि इट इज़ पॉजिटिव और
नेगेटिव डेवलपमेंट इसकी थीसिस लाइन बनती है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है, हमें फेस टू फेस मिलना चाहिए। तो BP1 में हमने सबसे पहले टास्क स्टेटमेंट में रीज़न देना है। अगर आप सोचते हो कि ये नेगेटिव है तो आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट क्यों नेगेटिव है। आपने बताना है कि अगर हम लोग फेस टू फेस नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो सोशल बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सोशल बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर आपने एक्सप्लेन करना कि कैसे वो डिक्रीज होगी जो सोशल बॉन्डिंग है, एंड आपने एग्जाम्पल को ऐड करना है जो कि इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। और लास्ट में आपने रिजल्ट बताना है कि ये जो डेवलपमेंट है ये रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा BP1। और BP2 में आपने सेकंड रीज़न को बताना है कि अगर आप इसके साथ या फिर नेगेटिव हो तो क्यों हो, अगर पॉजिटिव हो तो क्यों हो। आपके पास रीज़न होने चाहिए, ये नहीं सोचना कि हमेशा हमने पॉजिटिव को ही चूज़ करना है। जिसके आइडियाज़ आपके पास ज़्यादा हैं आपने उसी को ही चूज़ करना है, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। ठीक है, फिर आपने सेकंड रीज़न बताना है कि क्यों आप इसके साथ अग्री करते हो, क्यों आप सोचते हो कि ये नेगेटिव है, क्यों आप सोचते हो कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, उस रीज़न को फिर आपने एक्सप्लेन करना है, दैन एग्जाम्पल, दैन रिजल्ट और कंक्लूज़न इसकी बहुत ही ज़्यादा इजी है। जो आपने यहाँ पे रीज़न बताया है BP1 में और जो BP2 में आपने रीज़न बताया कि मैं इस वजह से सोचती हूँ ये नेगेटिव है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को उठाकर आपने कंक्लूज़न में डाल देना। ठीक है, जो आपने मेन पॉइंट दिए हैं कि मैं इस वजह से सोचती हूँ कि ये एक नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव डेवलपमेंट है, उन पॉइंट्स को उठाकर आपने कंक्लूज़न में डाल देना सिंपली। इसका भी सैम्पल आंसर अपलोड है, आप चेकआउट कर सकते हो इसको भी। ठीक, हम अग्री और डिसअग्री की बात करते हैं। डिसअग्री और अग्री का मतलब टी और कॉफ़ी दोनों में से एक को चूज़ करना है, दोनों को चूज़ नहीं करना होता क्योंकि और है। और का मतलब या तो फिर अग्री की साइड जाना है या तो फिर आपने डिसअग्री की साइड जाना है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या बोलते हैं, एक BP में हम अग्री लिख देंगे और सेकंड में हम डिसअग्री लिख देंगे, लेकिन ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि और होता है कि आपने या तो फिर अग्री को चूज़ करना है या तो आपने डिसअग्री को चूज़ करना है, दोनों को आप चूज़ नहीं कर सकते हो। आपने उसी को ही चूज़ करना है जिसके आइडियाज़ आपके पास ज़्यादा है, चाहे फिर वो अग्री हो या फिर डिसअग्री हो, ये अपने माइंड में नहीं रखना है। ठीक है, आइडियाज़ को देखना है, चाहे फिर वो डिसअग्री के आइडियाज़ आपके पास ज़्यादा है या फिर अग्री के हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना होता है, हमने रीफ्रेज और थीसिस लाइन आप लिख सकते हो। अगर तो आप सोचते हो कि जो आपको गिवन स्टेटमेंट है आप उसके साथ अग्री करती हो तो आपने कैसे लिखना है, आई अग्री विद दिस सेड नोशन, मैं इस स्टेटमेंट से अग्री हूँ ड्यू टू। फिर आपने यहाँ पे 2 रीजंस बताने हैं कि आप इस स्टेटमेंट से क्यों अग्री हो। क्वेश्चन को बताती हूँ एक बार, फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि कैसे हम रीजंस को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मनी ऑन एडुकेशन रेदर देन रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट। क्या है कि गवर्नमेंट को स्पेंड करनी चाहिए ज़्यादा मनी एडुकेशन के ऊपर, ना कि रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स के ऊपर। मींस एडुकेशन के ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग होनी चाहिए और जो हमारी स्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर कम स्पेंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, आप इसके साथ अग्री करते हो या फिर डिसअग्री करते हो, तो मैं तो इसके साथ डिसअग्री करती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं इसको डिसअग्री बोलूँगी। तो यहाँ पे आपने बोलना है आई डिसअग्री विद दिस सेड नोशन ड्यू टू। अब मैं रीज़न दूंगी कि क्यों मैं इसके साथ डिसअग्री हूँ। मैं बोलूँगी कि अगर ज़्यादा स्पेंडिंग एडुकेशन के ऊपर होगी तो बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं होगी। सो ओवरऑल डेवलपमेंट ये एक रीज़न आ जाएगा। और दूसरा आप बोल सकते हो कि उनकी जो अटेंटिवनेस है, उनका जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो फिज़िकल वेलबींग है वो अच्छी नहीं होगी। मीन्स के बच्चों को डिजीज़ के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। सो डिजीज़ की बात आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक बता दिया ओवरऑल, एक डिजीज़ की बात। ये मैंने रीज़न बता दिए कि मैं क्यों इसके साथ डिसअग्री हूँ।
सो बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने रीज़न बताना है टास्क स्टेटमेंट में कि अगर आप लोग इस स्टेटमेंट से अग्री हो तो क्यों अग्री हो, ठीक है, उस रीज़न को देना है। अगर आप डिसअग्री हो तो क्यों डिसअग्री हो। मैंने बता दिया कि क्यों डिसअग्री हो, कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगी। फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगी। आप बोलोगे कि अगर बच्चे सारा दिन पढ़ते रहेंगे तो वो कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में आएगी, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद आपने एग्जाम्पल देनी है जो कि इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। फिर आपने रिज़ल्ट दे देना है वजह है जिसके कारण बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होती है। सो गवर्नमेंट को स्पैंडिंग स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा करनी चाहिए। ये हो गया हमारा BP1। अब हम BP2 की बात करते हैं। BP2 में आपने सेकंड रीज़न बताना है कि क्यों आप इससे अग्री हो या फिर डिसअग्री हो, ठीक है। जैसे मैंने डिजीज़ की बात बताई थी तो डिजीज़ की बात आपने यहाँ पे लिख देनी है। फिर आपने एक्सप्लेन करना कि कैसे डिजीज़ के चांसेस इंक्रीज़ होंगे। फिर आपने एक्सप्लेन करने के बाद एग्जाम्पल को ऐड करना है, देन आपने रिजल्ट दे देना है, ठीक है। कंक्लूज़न में क्या करना होता है, जो आपने रीज़न बताए हैं, एक यहाँ पे डिसीज़ेस की बात और पीछे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात, दोनों को उठाकर आपने लिख देना है कंक्लूज़न में। यहाँ पे आ जाएगी ओवरऑल डेवलपमेंट और फिर आ जाएगी यहाँ पे डिसीज़ेस की बात, ठीक है। और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, एक्सटेंट अग्री और डिसअग्री मीन्स कितनी हद तक आप इस स्टेटमेंट से अग्री हो या फिर डिसअग्री हो। ये ऐसे होता है, ये 70-30 की रेंज से बनता है। जो आप बोलते हो ना 70-30% लिखना है, वो ये ऐसे होता है एक्सटेंट वाला, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो आपको पता है, रीफ्रेज आएगी और दूसरा इसमें आएगी थीसिस लाइन। थीसिस इसकी आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप लोग गिवन स्टेटमेंट से अग्री करते हो तो आपने कैसे लिखना है, आई लार्जली अग्री विद दिस सेड नोशन, कि जो मुझे स्टेटमेंट गिवन है मैं इसके साथ ज़्यादा अग्री करती हूँ। अगर आप डिसअग्री करते हो तो आपने बोलना है आई लार्जली डिसअग्री विद दिस सेड नोशन। फिर उसके बाद आपने 2 रीजंस देने हैं कि अगर आप इसके साथ डिसअग्री करते हो तो क्यों करते हो, ठीक है। उन दोनों रीजंस को आपने यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट बात आपने ये भी रखनी है कि अगर आप लोग थीसिस में अग्री हो तो BP1 डिसअग्री का बनेगा, ठीक है। अगर थीसिस में अग्री हो तो BP1 डिसअग्री का बनेगा। अगर थीसिस में आप लोग डिसअग्री हो तो ये अग्री का बनेगा। शॉर्ट में बोलूँ कि जो BP1 होता है, ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो 30% की होती है और ये हमेशा ऑपोजिट बनता है थीसिस से। अगर आप थीसिस में अग्री बोल के आए हो तो ये डिसअग्री का बनेगा, जस्ट ऑपोजिट बनेगा जो BP1 होता है। और BP1 में कभी भी एग्जाम्पल को इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर होगा आपको। एक बार मैं क्वेश्चन को बताती हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन हमें गिवन है, सम पीपल बिलीव दैट स्मार्टफोन आर डिस्ट्रॉइंग सोशल इंटरेक्शंस टुडे। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि स्मार्टफोन की वजह से आजकल लोग सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो आप इससे कितनी हद तक अग्री हो या फिर डिसअग्री हो। तो मैं इस स्टेटमेंट से क्या हूँ, अग्री हूँ। मुझे लगता है कि सोशल इंटरेक्शन स्मार्टफोन की वजह से ही कम हुई है। तो थीसिस में मैंने रीज़न देने हैं कि क्यों स्मार्टफोन की वजह से कम हुई है। आप कह सकते हो कि लोग हमेशा स्मार्टफोन पर ही लगे रहते हैं, वो उसके विक्टिम हो चुके हैं। सो आप विक्टिम वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सेकंड रीज़न देना है, और क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से सोशल इंटरेक्शन जो हमारे फ़ोन्स हैं उनकी वजह से कम हो गई है। उन दोनों रीज़न को अपने थीसिस में लिखना है। अगर तो आप थीसिस में अग्री हो चुके हो तो जो BP1 होगा वो डिसएग्री का होगा। आप लोगों ने
BP1 में ये बताना है कि नहीं नहीं, स्मार्टफोन की वजह से सोशल इंटरेक्शंस कम नहीं हुई है, हैक्टिक स्केड्यूल होता है, इसकी वजह से उनकी जो सोशल इंटरेक्शन है वो कम हुई है, स्मार्टफोन की वजह से नहीं हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे लिखना है। और BP1 में कभी भी आप लोगों ने एग्जाम्पल को ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो 30 की एवरेज को कवर करता है। और BP2 और BP3 होता है, उसमें आपने वही बात करनी है जो आप लोग थीसिस में करके आए हो। मीन्स अगर आप लोग थीसिस पे अग्री हो तो BP2 और BP3 में अग्री की बात होगी। ठीक है, अगर आप थीसिस में डिसअग्री हो टू और BP3 में डिसअग्री की बात होगी। एक्चुअली आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि जो BP2 और BP3 होता है ये 70 की रेंज को कवर करता है, और इसमें वही चीज़ आएगी जो आप थीसिस में लिख कर आए हो। अगर थीसिस में अग्री हो, इन दोनों में अग्री की ही बात होगी। अगर थीसिस में डिसअग्री हो तो इन दोनों में डिसअग्री की ही बात होगी। टास्क स्टेटमेंट में आपने पहले रीज़न देना है कि अगर आप इसके साथ डिसअग्री हो या फिर अग्री हो तो क्यों हो। फिर आपने उस रीज़न को इलेबोरेट करना है, मीन्स एक्सप्लेन करना है। देन आप लोगों ने एग्जाम्पल देनी है, फिर आप लोगों ने रिजल्ट दे देना है। टास्क स्टेटमेंट आएगी कि आप क्यों इसके साथ अग्री हो या फिर डिसअग्री हो। आपने सेकंड रीज़न देना है कि क्यों आप इसके साथ अग्री हो या फिर डिसअग्री हो। फिर आपने इलेबोरेट करना है, फिर आपने एग्जाम्पल देनी है, और फिर आप लोगों ने रिज़ल्ट निकाल देना है। जस्ट एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी होती है कि जो BP1 है वो ऑपोजिट होता है थीसिस से, क्योंकि वो 30 की रेंज को कवर करता है। ठीक है, और उसमें कभी भी एग्जाम्पल को ऐड नहीं करते हैं। और कंक्लूज़न लिखने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, कंक्लूज़न में सबसे पहले आपने BP1 का मेन पॉइंट लिखना होता है, क्योंकि सबसे पहले आपने 30 को लिखना है, फिर आपने 70 की बात लिखनी है कंक्लूज़न में। ठीक है, जो आपने 30% में रीज़न दिया है कि मैं इस वजह से इसको डिसअग्री कंसीडर करती हूँ या फिर अग्री कंसीडर करती हूँ। जैसे मैंने बोला कि इस स्टेटमेंट में मैं अग्री हूँ, सो BP1 मेरा क्या होगा, डिसअग्री का होगा। सो डिसअग्री का मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताया हैक्टिक स्केड्यूल वाला, कि हैक्टिक स्केड्यूल की वजह से जो सोशल इंटरेक्शन कम हुई है, तो हैक्टिक स्केड्यूल की बात पहले आएगी। और फिर जो मैंने अग्री की बात की है थीसिस में, उन दोनों का मेन पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। जो 30% का रीज़न होगा वो पहले आएगा, और 70% का जो रीज़न है वो बाद में आएगा। ठीक है, जो आप रीज़न दे के आए हो टास्क स्टेटमेंट में वो 70% बाद में आएगा और 30% पहले आएगा। 30 की बात पहले, 70 की बात बाद में आएगी। ठीक है, BP1 का मेन पॉइंट ठीक है पहले आपने बता देना है, और BP2 और BP3 की बात आपने बाद में करनी है। जस्ट मेन पॉइंट को पिक करके आप लोगों ने यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, BP1 हमेशा 30 की एवरेज को कवर करता है, सो दैट्स वाई 30 की बात पहले आएगी और 70 की बात बाद में आएगी। अब हम बात करते हैं आउटवे वाले टॉपिक की। डू द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। क्वेश्चन में हमें पूछा होता है कि आपने एडवांटेजेस ज़्यादा करनी है डिसएडवांटेजेस की कंपैरिजन, मींस एडवांटेजेस ज़्यादा करनी है, डिसएडवांटेजेस आपने कम करनी है। ठीक है, ये हमें आउटवे का क्वेश्चन होता है। इंट्रोडक्शन तो आपको पता है, रीफ्रेज थीसिस आप लिख सकते हो। दिस ऐसे विल आर्टिकुलेट, ये जो ऐसे है वो आर्टिकुलेट करेगा मेरिट्स एक्लिप्स इट्स डीमेरिट्स, मीन्स मेरिट्स क्या कर रही हैं, इंक्रीज है, मीन्स ज़्यादा है किसके कंपैरिजन, डीमेरिट्स के कंपैरिजन। जो हमारे मेरिट्स हैं वो क्या है, ज़्यादा है, मीन्स मेरिट्स ज़्यादा है, डीमेरिट्स हमारे कम है। ठीक है, ये होती है हमारी थीसिस। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर सकते हो, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, दिस ऐसे विल आर्टिकुलेट द मेरिट्स एक्लिप्स इट्स डीमेरिट्स। ओके, अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, देन बीपीस की करेंगे। क्वेश्चन है कि रिसेंट ईयर में
ज़्यादा जो लोग हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को रीड करते हैं, जो पेपर की बुक होती है उसको रीड नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को रीड करते हैं। आप लोगों ने क्या करनी है, एडवांटेजेस बतानी है ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बुक्स की, ठीक है। एडवांटेजेस ज़्यादा होगी, डिसएडवांटेजेस कम होगी। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन होता है, इसको हम रीफ्रेज करते हैं और जो आपको पूछा होता है उन्होंने डू द एडवांटेजेस आउटवे, इसकी बनती है हमारी थीसिस लाइन, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, एडवांटेजेस बतानी है ज़्यादा, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स की एडवांटेजेस आपने ज़्यादा बतानी है, ठीक है। सो अब हम बीपीस की बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि BP1 जो होता है इसमें भी 30 की एवरेज को कवर करता है, जो BP2 और BP3 होते हैं ये 70 की एवरेज को कवर करते हैं। उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला होता है कि आपने एडवांटेजेस ज़्यादा करनी है, ठीक है। एडवांटेजेस ज़्यादा करनी है, इट मीन्स कि जो एडवांटेजेस के पैराग्राफ्स होंगे BP2 एंड BP3, ठीक है, ये 70 की एवरेज को कवर करेंगे, एडवांटेजेस हमारी ज़्यादा आएंगी। सो वो हम लिखेंगे BP2 एंड BP3 में, क्योंकि उन्होंने हमें बोला होता है कि एडवांटेजेस आप लोगों ने ज़्यादा करनी है। सो एडवांटेजेस की बात कहाँ पे होगी, BP2 एंड BP3 में, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस की कहाँ पे होगी, BP1 में, क्योंकि ये 30 की एवरेज को कवर करता है, ठीक है। ज़्यादा हमने एडवांटेजेस बतानी है, सो इसीलिए हमने 70 की रेंज को कवर किया है, जो है हमारा BP2 एंड BP3। इसमें हमने बतानी है एडवांटेजेस, और जो हमारा BP1 होता है इसमें हमने डिसएडवांटेजेस बतानी है, ठीक है। ये भी 70-30 की एवरेज को ही कवर करता है, और BP1 में सबसे पहले आपने डिसएडवांटेजेस बतानी है। जैसे यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स की आपने एडवांटेजेस बतानी है, लेकिन BP1 तो डिसएडवांटेजेस का बनेगा, क्योंकि ये 70-30 होता है। सो BP1 हमारा 30 की एवरेज का है, सो इसमें हमने डिसएडवांटेजेस बतानी है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स की। आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑपरेट करने ही नहीं आते इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ठीक है। आप बोल सकते हो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको, ठीक है। फिर आप एक्सप्लेन करोगे कि काफ़ी सारे मिडिल क्लास लोग हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है कि वो कैसे डाउनलोड कर सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को। सो जो पेपर की बुक्स होंगी वो रिप्लेस नहीं होंगी, ये मैंने सम अप कर दिया, इसमें भी एग्जाम्पल ऐड नहीं हुई। फिर बात आएगी बॉडी पैराग्राफ 2 की, जिसमें हमने एडवांटेजेस को बताना है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स की। आपने क्या बतानी है, एडवांटेजेस। तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉनिक जो बुक्स होती हैं वो एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो टास्क स्टेटमेंट हो गया कि एडवांटेजेस पहली इलेक्ट्रॉनिक बुक्स की ये है कि वो इनएक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है, इनएक्सपेंसिव होती हैं इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। फिर आपने एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे इनएक्सपेंसिव होती हैं। आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो पेपर बुक्स होती हैं शॉपकीपर बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसेस पर सेल करते हैं, लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं वो जस्ट हम 1 क्लिक के साथ हम पूरी बुक को रीड कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ कुछ डाटा कंज्यूम होता है जो कि हर एक पर्सन बेयर कर सकता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि वो कैसे इनएक्सपेंसिव है, किसके कंपैरिजन, पेपर बुक के कंपैरिजन, क्योंकि जो पेपर बुक है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। आप लोगों को भी पता होगा कि जो पेपर वाली बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। सो सेम बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल आएगी इंटरनेशनल लेवल की। फिर आपने सम अप कर देना है कि जो पेपर बुक्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, ठीक है। ये हमने सम अप कर दिया। फिर बॉडी पैराग्राफ 3 में भी हमने एडवांटेजेस बतानी है। अब इसकी सेकंड एडवांटेजेस आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स की कि ये इजी टू कैरी है, कि हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। फिर आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। आप बोलोगे कि जो पेपर बुक्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होती हैं, ठीक है, बच्चों के लिए भी और अदर ह्यूमन बींग्स के लिए भी उसको कैरी करना
लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना बहुत ही ज़्यादा हरकुलिन टास्क हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं उसको हम कन्वीनियंटली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने एग्जाम्पल देनी है जो इंटरनेशनल लेवल की होगी, फिर आपने रिजल्ट देना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं वो लोगों के लिए बोन की तरह काम करती हैं। फिर आपने कंक्लूज़न में क्या करना है, सबसे पहले जो हम लोग डिसएडवांटेजेस में मेन पॉइंट बता कर आए हैं, कौन सा हम डिसएडवांटेजेस में बता के आए थे, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की बात। ठीक है, वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद एडवांटेजेस में हम बता के आए थे इनएक्सपेंसिव की बात, वो यहाँ पे आएगी। फिर यहाँ पे हम बता के आए थे इजी टू कैरी, वो उसकी आ जाएगी। अब सिंपल देखो, 30% पहले आएगा। BP1 का जो मेन पॉइंट है वो 30% का था, उसको मैंने पहले लिख दिया। फिर उसके बाद जो हमारे एडवांटेजेस थे जिन्होंने 70% की रेंज को कवर किया था वो मैंने बाद में लिखे हैं। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर होगा। 30% का मेन पॉइंट पहले आएगा, 70% का बाद में आएगा। ओके, अब हमारी लास्ट टाइप बची है जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसमें भी आपको पता है इंट्रोडक्शन में रीफ्रेज और थीसिस आएगी, आप इसकी थीसिस को लिख सकते हो। दिस ऐसे विल आर्टिकुलेट बेनिफिट्स एज वेल एज रैमिफिकेशंस, कि ये जो ऐसे है वो एक्सप्लेन करेगा बेनिफिट्स को भी रैमिफिकेशंस को भी। रैमिफिकेशंस होती हैं डिसएडवांटेजेस को भी, कि ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा बेनिफिट्स को भी और डिसएडवांटेजेस को भी, क्योंकि यहाँ पे हमें एंड का यूज़ किया है, हमें दोनों ही बतानी पड़ेगी। अगर और होता तो हमने दोनों में से एक को चूज़ करना था, लेकिन अब उन्होंने बोला है एंड, सो इसीलिए हमें दोनों को ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो ऐसे है वो बेनिफिट्स भी बताएगा और जो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं वो भी बताएंगे। अब जो बॉडी पैराग्राफ 1 होगा इसमें हमने एडवांटेजेस की बात करनी है, क्योंकि एडवांटेजेस की बात उन्होंने पहले की है, सो एडवांटेजेस पहले आएंगी और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो उसकी बात हमने BP2 में करनी है। ठीक है, BP1 में क्या आएंगी एडवांटेजेस एंड BP2 में डिसएडवांटेजेस। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कंसीडर कर लो कि मैरिजेस के ऊपर स्पेंड करने की आपने एडवांटेजेस बतानी है और डिसएडवांटेजेस बतानी है। ठीक है, सो बॉडी पैराग्राफ 1 में हमने एडवांटेजेस को बताना है, तो टास्क स्टेटमेंट में आपने पहली एडवांटेज बतानी है कि क्या फ़ायदे होते हैं मैरिजेस के ऊपर स्पेंड करने के। तो आप बोल सकते हो इसके साथ क्या होता है, गेट टुगेदर होता है। ठीक है, फिर आपने एक्सप्लेन करना कि कैसे गेट टुगेदर होता है। लोग कह सकते हैं कि हम लोग कंटेम्प्रेरी एरा में रहते हैं, हर एक पर्सन का अपना अपना हेक्टिक स्केड्यूल होता है। अगर लोग मैरिजेस के ऊपर स्पेंड करेंगे तो आप इजीली क्वालिटी ऑफ टाइम किसके साथ वो स्पेंड कर सकते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ वो स्पेंड कर सकते हैं। ये हमने क्या बता दी, एडवांटेजेस बता दी। और भी आप इसके एडवांटेजेस लिख सकते हो कि अगर लोग मैरिजेस के ऊपर स्पेंड करते हैं तो लोगों की जो गुडविल है, जो उनकी रेपुटेशन है सोसाइटी में, वो बिल्डअप होती है। ठीक है, फिर आपने एक्सप्लेन कर देना है, फिर एग्जाम्पल दे देनी है और लास्ट में आपने रिजल्ट दे देना है। BP2 में आपने डिसएडवांटेजेस को बताना है कि मैरिजेस के ऊपर स्पेंड करने की क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं। सबसे पहले आपने बता देना है कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, फिर आपने बताना है कि कैसे, कि मिडिल क्लास लोग हैं उनको लोन लेना पड़ता है जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, सो फिर आपने एग्जाम्पल दे देनी है, देन आपने रिजल्ट देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूज़न की। कंक्लूज़न में आपने क्या करना है, सिंपली इसका मेन पॉइंट और इसका मेन पॉइंट, इसमें हम किसकी बात करके आए थे, एक हम बोल के आए थे गेट टुगेदर और दूसरा हम बोल के आए थे कि रेपुटेशन होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम कह के आए थे फाइनेंशियल कंडीशन। सो इन दोनों को उठाकर आपने कंक्लूज़न में लिख देना है। पहले एडवांटेजेस की बात लिख देनी है, फिर आपने डिसएडवांटेजेस की बात लिख देनी है कि मैरिजेस के ऊपर स्पेंड करने की ये एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये उसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं।
ठीक है, मैं एक बार आपको शो करती हूँ। ये आप लोग देख सकते हो, पहले आप लोगों ने एडवांटेजेस बतानी है, फिर आपने डिसएडवांटेजेस बतानी। जस्ट आपने मेन पॉइंट को ही लिखना है, जो आपने एडवांटेजेस बताएंगे टास्क स्टेटमेंट में उसी को ही लिखना है, जो आपने टास्क स्टेटमेंट में डिसएडवांटेजेस बताएंगे उसी को ही लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या था, गेट टुगेदर प्रेस्टीज की बात पहले लिख दी, फिर यहाँ पे आपने फाइनेंशियल कंडीशन की बात लिख दी। ओके, सो ये तो थे हमारे एसेस के स्ट्रक्चर प्लस थीसिस लाइन। अब जो हम बात करेंगे वो होंगे कनेक्टर्स, क्योंकि कनेक्टर्स भी एक बहुत ही ज़्यादा इंडिस्पेंसेबल रोल प्ले करते हैं। अगर आप बार बार कनेक्टर्स को रिपीट करते हो सो आपके कभी भी बैंड स्कोर नहीं आएंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको कनेक्टर्स भी बताऊंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। आप लोगों ने उन कनेक्टर्स का यूज़ करना है तो आपको डेफिनेटली उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को कनेक्टर को यूज़ करने में भी प्रॉब्लम आती है, उनको पता नहीं लगता कि कौन सा कनेक्टर कहाँ पे यूज़ करना है। सो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर अब तक आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। सो अब हम कनेक्टर्स को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे कनेक्टर्स। सबसे पहले है बीपी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से आप कनेक्टर का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले है टू कमेंस विद, टू इनिशिएट विद। यहाँ पे टू टाइम इनिशिएट लिख हो गया है, सो सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे आप लिख सकते हो टू बिगिन विद। ठीक है, टू एम्बार्क अपॉन, ऑन द वन हैंड। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, स्टार्ट करने के लिए बीपी को आप कौन कौन से कनेक्टर लिख सकते हो। टू कमेंस विद, to initiate with, to begin with, to embark upon, on the one hand। कंट्रास्ट करने के लिए स्टेटमेंट को कौन कौन से कनेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, मीन्स ऑपोजिट करने के लिए while, whereas, whilst, however, nevertheless, nonetheless। ठीक है, on the flip side, on the other hand। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब हमने और इन्फॉर्मेशन को ऐड करना होता है। ठीक है, सो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो आप लिखोगे टू ऐड ऑन, अपार्ट फ्रॉम दिस, बिसाइड दिस, डिस्पाइट दिस, फर्दर मोर, मोर ओवर, मोर इम्पॉर्टेंटली। ये कनेक्टर आप तब यूज़ करोगे जब आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना चाहते हो अपने एसेस में, जैसे मोर ओवर, फर्दर मोर, डिस्पाइट दिस, बिसाइड दिस। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वो कनेक्टर्स जब आप लोग मेन पॉइंट को डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, तो आप उसके लिए यूज़ करोगे द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, द प्रोमिनेंट वन, द पैरामाउंट वन, द प्रीडोमिनेंट वन। ठीक है, ये कनेक्टर्स हैं मेन पॉइंट, मीन्स जब आप लोग टास्क स्टेटमेंट को बताओगे, टास्क स्टेटमेंट में जब आप लोग रीज़न को बताओगे तब आप ये कनेक्टर्स का यूज़ करोगे। जैसे देयर आर मल्टीफेरियस रीज़न बिहाइंड दिस नोशन बट द मोस्ट पैरामाउंट वन। ठीक है, ऐसे आपने इसको यूज़ करना है। फिर आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आप बोलोगे टू एक्सप्लिकेट दिस, टू इलेबोरेट दिस, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए है। एग्जाम्पल के लिए टू एपिटोम, टू एग्जाम्पलीफाई, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस। एग्जाम्पल के लिए है। नेक्स्ट है रिजल्ट के लिए आप बोल सकते हो हैंस, दस, देयरफॉर, एज ए रिजल्ट। ठीक है, जैसे आपको पता है कि प्रॉब्लम सल्यूशन वाली ऐसे में हमने सल्यूशन देना होता है, उसमें रिजल्ट नहीं आता। तो सल्यूशन के लिए आप कौन से वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, कौन से कनेक्टर्स का आप यूज़ कर सकते हो, वो है टू मिटिगेट इट, टू एलिवेट इट, टू कर्टेल इट, टू इरेडिकेट इट, टू सॉल्व इट। और कंक्लूज़न के लिए आप बोल सकते हो इन कंक्लूज़न, टू कंक्लूड इट, टू रिकैप्चुलेट इट। ये तीन कनेक्टर्स हैं कंक्लूज़न के लिए। ओके, अगर आप लोगों को कनेक्टर्स का यूज़ करने नहीं आता तो ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे सैम्पल आंसर है वो अपलोड किए हुए हैं, आप डेफिनेटली उसको चेकआउट कर सकते हो। आपको क्लियर हो जाएंगे कि हम इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने राइटिंग टास्क 2 में। सो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल लगी होगी। सो गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी ये कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक देना कि आप लोगों को ये वाली मेरी वीडियो कैसी लगी है। सो गाइस
कनेक्टर्स को कभी भी आप लोगों ने रिपीट नहीं करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप रेपिटेशन करोगे आपके बैंड्स को डेफिनेटली ही डिडक्ट होती हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल रोल प्ले करती हैं। सेंटेंसेस की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन।